हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अभ्यास सीरीज में। ये हमारी डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज आपके अपकमिंग दिसंबर एग्जामिनेशन को टारगेट कर रही है। और अगर आपका पेपर 1 वीक है या फिर किसी कारणवश आपके पेपर 1 में कम मार्क्स आ जाते हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पे आए हो। देखिए, यहाँ पर हम बिल्कुल अच्छे तरीके से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ रोज डिस्कस करते हैं। तो अगर आप पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं तो काइंडली सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर आता है। डेली 12:15 बजे ये क्लास होती है दोपहर में। आज है 26 अक्टूबर। आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं और पूरे सेशन को अच्छे से देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं और हर रोज डिफरेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं बल्कि यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड एमसीक्यू डिस्कस करते हैं और डेली मैं आपके लिए ये क्वेश्चंस रेडी करता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे सामने हायर एजुकेशन सिस्टम से आ रहा है आज। Which legislative body is primarily responsible for establishing central universities in India and what is the typical process followed to sanction these institutions? तो आज के क्वेश्चंस इसी टाइप के होंगे जिसमें हम दो दो क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में लेके चलेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चंस मैंने रेडी किया कि दो क्वेश्चंस जो है एक ही क्वेश्चन के अंदर होंगे। भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मुख्य रूप से कौन सा विधायी निकाय जिम्मेदार है और इन संस्थानों को मंजूरी देने के लिए सामान्य प्रक्रिया क्या होती है, बताइए। यहाँ मंजूरी के बारे में बात हो रहा है, यानी कि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सैंक्शन के बारे में कि कौन से एक प्रक्रिया से सैंक्शन होता है और कौन सी वो यहाँ पर निकाय है या लेजिस्लेटिव बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए। ऑप्शंस आपके सामने है। पहला, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और कैसे जो है ये किया जाता है एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और कैसे किया जाता है, अधिसूचना के माध्यम से, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तीसरा ऑप्शन है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ स्पेसिफिक एक्ट यानी संसद द्वारा एक विशेष अधिनियम के माध्यम से। और चौथा ऑप्शन है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य विधानसभा। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और जो भी आपको लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। और बिल्कुल एक्टिव रहा करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में अच्छे तरीके से मेंशन किया करिए जो भी आंसर्स आपको लगते हैं कि सही हैं, है ना। एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के बारे में अगर हम बात करें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में बात करें, तो ये जो है ना रेगुलेट करता है और फंड करता है, लेकिन इस्टेब्लिश नहीं करता यूनिवर्सिटीज़ को, है ना। रेगुलेशन और फंडिंग में ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। और जैसे यूनिवर्सिटीज़ को जो भी अनुदान चाहिए होता है, उनके जो भी ज़रूरतें होती हैं, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोल होता है उसको निभाने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के थ्रू ग्रांट दिया जाता है और रेगुलेशन का काम इसका होता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बाई नोटिफिकेशन। देखिए, नोटिफिकेशन जो है ना ये पॉलिसीज़ या चेंजेस पे अप्लाई हो सकती हैं, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन जो है वो अप्लाई नहीं होती है। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के माध्यम से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश नहीं किया जाता है। अब हम आ जाते हैं तीसरे ऑप्शन पर, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया थ्रू ए स्पेसिफिक एक्ट। तो देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो भी भारत में आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इनको इस्टेब्लिश किया जाता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा। याद रखिएगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, है ना, यानी संसद द्वारा एक विशेष अधिनियम के माध्यम से इनको इस्टेब्लिश किया जाता है। और एक और चीज़ है कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो होता है ना वो ये इंश्योर करता है कि सारे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने हैं वो एक स्पेसिफिक मैंडेट के साथ, एक एक्ट के साथ आएँ। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसके ऊपर होता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखरेख में रहेगा। एग्जांपल्स के लिए देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, ये सभी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू आए हुए हैं। ओके, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ स्पेसिफिक एक्ट, यानी संसद द्वारा एक विशेष अधिनियम के माध्यम से हम स्टैब्लिश करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। और प्रोसेस क्या होता है, अधिनियम के माध्यम से एक्ट हम पास कराते हैं। तो संसद में आप देखते होंगे ना कि बहुत सारा डिबेट वगैरह होता है। डिबेट होने के बाद से जितने लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं, वो कोई भी एक्ट पास करने के लिए मैंडेट लेते हैं कि कितने लोग इस एक्ट के पास होने के साथ हैं और कितने लोग खिलाफ हैं। और इसी को हम मैंडेट कहते हैं, जो कि संसद में होता है, और इसी के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी स्टैब्लिश होते हैं, है ना। ना बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2, अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी विच कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट्स टू मेक न्यू और क्रिएटिव कनेक्शंस। बताइए, संशोधित ब्लूम की वर्गीकरण के अनुसार कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया नए या रचनात्मक कनेक्शन बनाने के लिए तत्वों को पुनर्गठित करने में शामिल होती है। पहला ऑप्शन है आपके पास अप्लाइंग, दूसरा ऑप्शन है एनालाइजिंग, तीसरा ऑप्शन है सिंथेसाइजिंग और चौथा ऑप्शन है क्रिएटिंग, यानी लागू करना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना और निर्माण करना। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और जो भी आपको लग रहा है इसका सही उत्तर होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। संशोधित ब्लूम की वर्गीकरण, रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, है ना। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस एलिमेंट्स को रीऑर्गेनाइज करके नए या क्रिएटिव कनेक्शंस के बारे में है।
यानी नए या रचनात्मक करेक्शन बनाने के लिए तथ्यों को पुनर्गठित करने में शामिल होती है। देखिए एक एक करके यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। अप्लाइंग क्या है? आप यहाँ पर जो भी मटेरियल आपने लर्न किया है, तो यहाँ पे अपने जो भी मटेरियल को लर्न किया है उसको आप अप्लाई करते हो कहाँ पर? न्यू सिचुएशन में। नए जो भी यहाँ पर आपके सामने सिचुएशंस आए, कोई भी नए सिचुएशन में अगर आप अपने लर्न किए गए मटेरियल को यूज़ करते हो, इसको हम अप्लाइंग कहते हैं। और ये कुछ नया बनाने से जो है ना नहीं मतलब है इसका, है ना। जब आप अप्लाई करते हो जरूरी नहीं है कि आप कुछ नया बना रहे हो, है ना। और ये पूछ क्या रहा है कि जहाँ पर आप रीऑर्गेनाइज करोगे एलिमेंट्स को टू मेक न्यू और क्रिएटिव कनेक्शन, कुछ नया बनाने के बारे में कह रहा है ये। तो अप्लाइंग तो होगा नहीं, लागू करना है ये तो, और ये पुराना भी हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट। एनालाइजिंग, देखिए एनालाइजिंग फोकस करता है इन्फॉर्मेशन को तोड़ने में, ब्रेक डाउन करने में, लेकिन रीऑर्गेनाइज या नया कनेक्शंस क्रिएट करने के बारे में ये नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। विश्लेषण करना जो है नए कनेक्शन बनाना नहीं होता। अब तीसरा ऑप्शन है सिंथेसाइजिंग, और ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ। देखिए 2 ब्लूम टैक्सोनॉमी हमें जानने को मिलते हैं, और यहाँ पर कहा है ना रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो रिवाइज का मतलब क्या हुआ कि पहले दूसरा एक ब्लूम टैक्सोनॉमी था और अब जो है दूसरा है। चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस किस में किए गए हैं? नेमिंग में। पहले ये नाउन हुआ करता था, नाउन आप समझते हो ना, जैसे कि कोई भी नेम देने के लिए होता है, और अब ये वर्ब फॉर्म में होता है। मतलब ये जो है ना वर्ब के तौर पे दिखता है अब आपको, पहले ये नेम के तौर पे दिखता था। कैसे, बात करेंगे अभी। तो देखिए जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी ना उसको रिवाइज किया गया था 2001 में, 2001 में। और किसने रिवाइज किया था? लॉरेन एंडरसन नाम के एक आप फॉर्मर स्टूडेंट थे, पुराने ब्लूम के जो है विद्यार्थी रहे थे। इन्होंने चेंज किया इसको ज़्यादा एप्लीकेबल बनाने के लिए मॉडर्न एजुकेशनल प्रैक्टिस में। और जब इन्होंने चेंज किया तो इन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी ना वो ऐसे थी। नॉलेज, नॉलेज के बाद था यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन, इसके बाद था एप्लीकेशन, इसके बाद था एनालिसिस, फिर यहाँ पर था सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ऐसे था, है ना। अब इसको इन्होंने चेंज करके क्या कर दिया? नॉलेज को इन्होंने कर दिया रिमेंबरिंग, कॉम्प्रिहेंशन को इन्होंने कर दिया अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन को इन्होंने कर दिया अप्लाइंग, और यहाँ पर जो एनालिसिस था इसको इन्होंने एनालाइजिंग कर दिया, और सिंथेसिस को इन्होंने क्या कर दिया? इसकी जगह पर रिप्लेस किया, यहाँ पर इवैल्यूएटिंग को पहले ला दिया और बाद में ये क्रिएटिंग ला दिया, है ना। और सिंथेसाइजिंग को हटा दिया इन्होंने। तो वही सिंथेसाइजिंग, ये पहले वाले जो सिंथेसिस था ना उसके बारे में है। ये फर्स्ट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो अर्लियर टैक्सोनॉमी था उसमें इसका वर्णन था, तो ये नहीं होगा। क्रिएटिंग इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्रिएटिंग, निर्माण करना, जब आप क्रिएट करते हो कुछ, वहाँ पर आप कुछ नया बनाने की कोशिश करते हो, है ना, कुछ नए कनेक्शंस बिल्ड करने की कोशिश करते हो, और क्रिएटिंग हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल माना जाता है। तो नए वाला जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, जो रिवाइज टैक्सोनॉमी है, उसमें क्रिएटिंग सबसे हाईएस्ट पे आता है। और ये जो है ना आपको मैं बता रहा हूँ कि जो भी ब्लूम ने दिया था उससे ही रिलेटेड है, लास्ट में थोड़े से हेरफेर किए गए हैं, और नए इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज करना और नए यूनिक प्रोडक्ट्स, आइडियाज या सॉल्यूशंस बनाने से रिलेटेड होता है। तो ये इसका सही उत्तर होगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है रिसर्च एप्टीट्यूड से। इन रिसर्च एथिक्स विच प्रिंसिपल एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्टेनिंग वॉलंटरी एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स व्हाइल कंडक्टिंग रिसर्च। अनुसंधान नैतिकता में कौन सा सिद्धांत अनुसंधान करते समय प्रतिभागियों से स्वैच्छिक और सूचित सहमति प्राप्त करने के महत्व पर जोर देता है? ऑप्शन ये हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है बेनिफिसेंस यानी उपकार, दूसरा ऑप्शन है जस्टिस यानी न्याय, तीसरा ऑप्शन है ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता, और चौथा ऑप्शन है कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता। बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? रिसर्च एथिक्स या अनुसंधान नैतिकता के बारे में बात कर रहा है, पूछ रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल जोर डालता है कि भाई हम वॉलंटरी और इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले लें पार्टिसिपेंट्स से हम अच्छे तरीके से पूछ लें कि वो रेडी हैं कि नहीं पार्टिसिपेट करने के लिए रिसर्च में, और उनको जो भी उसके आउटकम है उनके ऊपर क्या प्रभाव आ सकता है उसके बारे में हम उसको बता दें। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम बता दें। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, और क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए बेनिफिसेंस, इसका फोकस होता है कुछ बढ़िया करने पर, और जो हार्म है ना, जो नुकसान है इसको कम करने पर, लेकिन कंसेंट से रिलेटेड नहीं होता है ना। उपकार आप करोगे कुछ अच्छा ही करोगे, लेकिन इसमें कोई कंसेंट आप नहीं मांगते हो किसी से, है ना, आप उसकी सहमति नहीं मांगते हो, तो ये नहीं होगा। जस्टिस, देखिए जस्टिस का मतलब है फेयरनेस और इक्वालिटी से, कि आप जो है कितने फेयर तरीके से और कितने इक्वालिटी तरीके से ट्रीट कर रहे हो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको। तो न्याय कहते हैं हम इसको, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, लेकिन इसका जो है ना कोई भी लेन देन नहीं है कंसेंट से, है ना, पूछने से। कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में अगर बात करें तो पार्टिसिपेंट्स के प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना, और जितने भी चीज़ें वो बता रहे हैं उसको दूसरों तक लीक ना हो जाए, वो चीज़ें जो है बिल्कुल ही सेफ रहें, कॉन्फिडेंशियल रहें, गोपनीय रहें, इसके बारे में होता है ना।
तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, और अगर खुद से वो चाहते हैं पार्टिसिपेट होना रिसर्च में और इन्फॉर्म्ड कंसेंट चाहिए, तो उसके लिए जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी, है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी ही इसका सही उत्तर होगा। अगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखोगे तो एक तो उनका इन्फॉर्म्ड कंसेंट आप लोगे, और जो भी उनके इन्फॉर्मेशन है वो बाहर किसी के पास नहीं जाएगा, है ना। तो ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर डी होगा। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दिया हो। ऑटोनॉमी का मतलब होता है क्या? ऑटोनॉमी का मतलब है कि भाई आप पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको स्वायत्ता दे रहे हैं, खुद से वो जो है अपने विचार रख सके, तो इसको हम ऑटोनॉमी कहते हैं। तो ये कंसेंट से रिलेटेड नहीं होता है ना। ऑटोनॉमी का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जो है उतना उनको छूट दे रहे हैं कि वो बिना किसी इन्फ्लुएंस के आपको सही चीज़ें बता सके, है ना। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर डी होगा। बढ़ते हैं आगे चौथे प्रश्न की तरफ। कम्युनिकेशन का ये प्रश्न है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन व्हाट डज द टर्म एथनोसेंट्रिज्म रेफर टू एंड व्हाई कैन इट एक्ट एज अ बैरियर? बताइए, अंतर सांस्कृतिक संचार के संदर्भ में जातिवाद शब्द का क्या अर्थ है और यह बाधा क्यों बन सकता है ना। एथनोसेंट्रिज्म जिसे हम कहते हैं, ये क्यों बाधा बन सकता है अगर हम इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के बारे में बात करें। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है? दो कल्चर्स के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, दो संस्कृति है ना। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है द बिलीफ इन कल्चरल सुपीरियरिटी इट लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी सांस्कृतिक श्रेष्ठता में विश्वास या गलतफहमियों को जन्म देता है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास द एक्सेप्टेंस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इट प्रमोट्स बेटर कम्युनिकेशन, यानी सांस्कृतिक विविधता की स्वीकृति या बेहतर संचार को बढ़ावा देता है। तीसरा ऑप्शन है द टेंडेंसी टू अडॉप्ट इट एनहांसेस अंडरस्टैंडिंग, यानी अनुकूलन की प्रवृत्ति या समझ को बढ़ाता है। और चौथा ऑप्शन है द अवॉइडेंस ऑफ कल्चरल स्टीरियोटाइप्स इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी सांस्कृतिक रूढ़ियों से बचना या संघर्षों को कम करता है। बताइए कि अगर हम इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के संदर्भ में बात करें तो एथनोसेंट्रिज्म जो है वो क्या है, उसका अर्थ क्या है और ये एक बैरियर क्यों बन सकता है, एक एक ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो अंतर सांस्कृतिक संचार या इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन इसके संदर्भ में बात करें तो एथनोसेंट्रिज्म जो है ना वो क्या होगा। देखिए, अगर पहला ऑप्शन डिस्कस करते हैं, द बिलीफ इन कल्चरल सुपीरियरिटी। एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है? ये मानना कि हमारा खुद का कल्चर सबसे ऊपर है, सबसे सुपीरियर है। और आप देखते होंगे कि लगभग सभी धर्म, सभी जाति यही मानते हैं कि हमारा कल्चर सबसे सुपीरियर है, हमारी धर्म जो है सबसे बेहतर है। वेस्ट में जितने भी अमेरिकन्स हैं या जूस हैं, जिनका भी उनका यही मानना है और वैसा ही मानना हमारा भी होता है। तो ये क्या होता है? ये एथनोसेंट्रिज्म होता है और इससे कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो सकता है, कल्चरल बायसेस आ सकते हैं, स्टीरियोटाइपिंग हो सकता है। कई बार आप जो है ना दूसरों के बिहेवियर को, दूसरे के वैल्यू को मिस इंटरप्रेट कर दोगे, समझोगे ही नहीं, और ये एटीट्यूड अगर रहेगा तो इससे इफेक्टिव इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो सांस्कृतिक श्रेष्ठता में विश्वास ये मिसअंडरस्टैंडिंग को जन्म दे सकता है, गलत फहमियों को जो है ये बढ़ावा दे सकता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि कौन सा टर्म एथनोसेंट्रिज्म की तरफ इशारा करता है और ये बैरियर के तौर पर क्यों काम करेगा। तो देखा, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा तो कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से होगा ही नहीं, है ना। दूसरा ऑप्शन जो एक्सेप्टेंस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, ये तो बिल्कुल एथनोसेंट्रिज्म के उल्टा बात कर रहा है कि अगर आप सांस्कृतिक विविधता की स्वीकृति देते हो तो ये संचार को बेहतर तो करेगा ही, लेकिन ये एथनोसेंट्रिज्म से रिलेटेड नहीं है। टेंडेंसी टू अडॉप्ट, और ये फ्लेक्सिबल अप्रोच के बारे में बात कर रहा है कि जहाँ पर मिसकम्युनिकेशन जो है वो कम हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, तो ये भी नहीं होगा। और अवॉइडेंस ऑफ कल्चरल स्टीरियोटाइप्स, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, सांस्कृतिक रूढ़ियों से बचना संघर्षों को कम करता है। ये अच्छी चीज़ तो है, लेकिन एथनोसेंट्रिज्म के सीधे उलट है, ये उल्टा है ना। तो ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक श्रेष्ठता में विश्वास गलतफहमियों को जन्म देता है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं कि हमारे पेपर 2 का जो बैच है, बाउंस बैक बैच, इसमें एडमिशन्स ओपन है। 1999 इज़ द प्राइस। जल्दी से एडमिशन ले लीजिए, बहुत जल्दी एडमिशन क्लोज होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करना, देखिए 1999 में आपको पेपर 2 तो मिल ही रहा है एजुकेशन, प्लस पेपर 1 भी आपको मिल रहा है। और पेपर 1 में मैं कवर करूँगा जितने भी आपके पूरे यूनिट्स, और सारे ही यूनिट्स अच्छे तरीके से हम कवर करने वाले हैं। बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस लेते हैं, जैसे यहाँ पर होता है वैसे ही उधर भी बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस चलती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं एडमिशन। अब पांचवा प्रश्न हमारे सामने वेस्टर्न लॉजिक से है। इनफॉर्मल लॉजिक, विच रूल ऑफ इन्फरेंस अलाउज फॉर द डेरिवेशन ऑफ अ स्टेटमेंट फ्रॉम टू कंडीशनल्स व्हेन द एंटीसीडेंट ऑफ वन मैचेस द कॉन्सिक्वेंट ऑफ द अदर। बताइए, औपचारिक तर्क में कौन सा तर्क नियम दो शर्तों से एक कथन के व्युत्पत्ति की अनुमति देता है जब एक का पूर्ववर्ती दूसरे के परिणाम से मेल खाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला मॉडस पोनेंस, दूसरा है मॉडस टॉलेंस, तीसरा है हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म और चौथा है कंजंक्शन। बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। फॉर्मल लॉजिक के बारे में बात कर रहा है कि वो रूल ऑफ इन्फरेंस जो कि अलाउ करे एक स्टेटमेंट को डिराइव कर रहे हैं हम दो कंडीशन से, यहाँ पर जो एंटीसीडेंट है वो मैच कर रहा है कॉन्सिक्वेंट से। बताइए कौन सा इसका सही उत्तर होगा। एक एक ऑप्शन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और देखिए, मॉडस पोनेंस, मॉडस टॉलेंस के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। मॉडस पोनेंस में आप अफर्म करते हो जो एंटीसीडेंट है, डायरेक्टली इसको अफर्म करते हो,
कंडीशंस को चेंज नहीं करते हो, है ना। मॉडस्ट स्पोनेंट के बारे में अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप डाउट ग्रुप में पूछेगा, ये सारे ही आपको अच्छे तरीके से वहीं पर मैं समझाऊंगा, है ना। तो मॉडस्ट स्पोनेंट में क्या होता है, इसमें होता है अफर्मिंग द एंटीसीडेंट। मॉडस्ट टॉलन में क्या होता है, इसका फोकस होता है कि कैसे कंसिक्वेंट को निगेट कर लो, और इसमें कनेक्ट करने के बारे में, स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के बारे में ये भी नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा सही उत्तर, ये भी नहीं होगा सही उत्तर, क्योंकि इसमें निगेटिंग द कॉन्सिक्वेंट, इसके बारे में ये होता है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। तो ये क्या होता है, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म जो है ना, एक इन्फरेंस का या अनुमान का एक प्रकार है। और एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि इफ पी देन क्यू, और एक आपको यहाँ पर लिखो स्टेटमेंट इफ क्यू देन आर, तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे, इफ पी देन आर कर लेंगे ना, कि अगर P आने पे Q आ रहा है और Q आने पे R आ रहा है तो P आने पे R भी तो आ रहा है ना, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये लॉजिकल चेन है जो कि कंडीशंस के स्ट्रक्चर पर रिलाई करता है। इसी को हम कहते हैं कि दो कंडीशंस हैं जहाँ पर एंटीसीडेंट एक का जो रहता है ना, वो कॉन्सिक्वेंट दूसरे से मैच करता है। मतलब जो ये है ना, ये इससे मैच कर रहा है, फिर ये वाला इससे मैच कर रहा है, और फिर वापस क्या हो जाएगा, इससे ये मैच कर जाएगा, P से R मैच कर जाएगा। तो ये जो है आपका सही है, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर कंजंक्शन। तो कंजंक्शन एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है जो कि स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है, लेकिन एक दूसरे से जो है आप इसका इन्फर नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा छठा प्रश्न इंडियन लॉजिक से। इंडियन लॉजिक यानी न्याय फिलॉसफी के बारे में बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद इन्फरेंशियल नॉलेज दैट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ अ लॉजिकल मार्क और साइन। बताइए, भारतीय तर्कशास्त्र या न्याय दर्शन में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उस अनुमानात्मक ज्ञान से जुड़ा है जिसके लिए एक तार्किक चिन्ह या संकेत की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। पहला है आपके पास प्रत्यक्ष, दूसरा है उपमान, तीसरा है अनुमान, और चौथा है अर्थपति। बताइए कौन सा इसका सही उत्तर होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर 6 मेंशन करके इसका सही ऑप्शन जो है आप दे दीजिए। पूछ रहा है कि कौन सा शब्द उस अनुमानात्मक ज्ञान से जुड़ा है जिसके लिए एक तार्किक चिन्ह या संकेत की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। आवश्यक है बिल्कुल। प्रत्यक्ष क्या है, डायरेक्ट परसेप्शन, जो आप अपने सेंस ऑर्गन से, जैसे आपके आँख है, कान है ना, जिह्वा है, इससे आप टेस्ट करके, सुन के या फिर देख के कोई नॉलेज अगर प्राप्त करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप से वो आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो इन्फ्रेंस से रिलेटेड ही नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। उपमान क्या होता है, ये कंपैरिजन, आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो और फिर वहाँ से नॉलेज डिराइव कर रहे हो, तो वो भी जो है अनुमान से नहीं होता है। अनुमान जो होता है ना, वो क्या होता है, देखिए न्याय फिलॉसफी में अनुमान का मतलब ही होता है इन्फरेंस, इट मीन्स इन्फरेंस। और ये एक ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है जहाँ पर आप जो है ना एक लॉजिकल मार्ग, जिसे हम लिंग भी कहते हैं, याद रखिएगा, लॉजिकल मार्ग या लिंग, इसको आप जो है यूज़ करते हो इन्फरेंशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए, यानी कि अनुमानात्मक ज्ञान के लिए। एग्जाम्पल के लिए आपने धुआं देखा, स्मोक देखा, और आपने इन्फर कर लिया फायर, है ना, इन्फर कर लिया ना कि जो धुआं देखा तो आपको मालूम है कि भाई जहाँ धुआं उठेगा वहाँ जरूर आग लगी होगी। तो ये क्या है, आपने जो है ना एक लॉजिकल मार्क या साइन खोज लिया, आपने कोई चिन्ह या संकेत से पता लगा लिया कि हाँ क्या होने वाला है। जैसे आपने बादल देखा तो बादल एक चिन्ह है, और उसके थ्रू आपने पता लगाया कि अब बारिश होने वाली है ना। तो ये लॉजिकल मार्क या साइन जो है, इसे हम अनुमान में ही पता लगाते हैं। अर्थपति क्या है, तो इसमें प्रिजम्पशन होता है, डायरेक्ट इन्फ्रेंस से इसका कोई रिलेशन नहीं है, आप प्रिज्यूम करते हो अर्थपति में, तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुमान। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। हमारा 7वां प्रश्न आ रहा है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अच्छा देखिए, यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो सबसे पहले तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा बहुत एफर्ट जाता है इन सेशंस को बनाने में, और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होता है लाइक करने में। दूसरी चीज़ है कि आप जो है ना एक सीरियस लर्नर हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करते हैं और आने वाले एग्जामिनेशन को आप क्रैक करने वाले हैं। आपके मन में विश्वास लेके चलिए, मैं आपको रोज़ याद दिलाता रहूँगा ये बात, और तब तक याद दिलाता रहूँगा जब तक आपका सिलेक्शन ना करा दूँ। आप हमारे डाउट ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, क्लोज ग्रुप है, इनवाइट ओनली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी आप उसमें जुड़ सकते हैं, बिना इंटरेस्ट के ऐसा नहीं है कि आप फॉलो कर लें और फिर भूल जाएं। वहाँ पर जो है मैं वैसे ही लर्नर्स को चाहता हूँ जो बिल्कुल सीरियस हो, है ना। और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर भीड़ इकट्ठा करने से वैसे भी कोई मतलब है नहीं। वहाँ पर मैं डेली कुछ ना कुछ इंसाइट्स देता हूँ आपको, कुछ ना कुछ आपके डाउट्स होते हैं तो वो क्लियर करता हूँ और बहुत एक्टिव रहता हूँ। तो बिल्कुल जो है आप अच्छे तरीके से वहाँ पर भी अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं और उसका बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। 7वां प्रश्न हमारे सामने है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 के बारे में बात कर रहा है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 फोकसेस ऑन इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। तो देखिए बता दिया यहाँ पर पहले ही कि सतत विकास लक्ष्य 6 जो है सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। चलिए ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस गोल। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक इस लक्ष्य से जुड़ा नहीं है। मतलब हमें यह पता चल गया कि 3 जो इनमें से ऑप्शन है वो इस लक्ष्य से जुड़े हैं और चौथा ऑप्शन नहीं जुड़ा हुआ है। तो बताइए इनमें से कौन सा वो चौथा ऑप्शन रहेगा जो कि इस गोल नंबर 6 से नहीं जुड़ा हुआ है, जिसमें हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, यानी सभी के लिए स्वच्छता की उपलब्धता, जल और स्वच्छता की उपलब्धता, सतत प्रबंधन, है ना। तो एक एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास आ रहा है ए ऑप्शन, यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर। तो आपको पता है कि जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, तो वहाँ पर हमारा जो लक्ष्य होता है वो ये भी होता है कि हमें पेयजल जो है ना वो बहुत ही अफोर्डेबल रेट में और बहुत ही शुद्ध, है ना, सार्वभौमिक रूप से पहुंचाना है। इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम भी कर रहा है। आप देख रहे होंगे हर घर नल जल जो है मिशन चल रहा है अभी, और आपके भी गाँव में अगर देख रहे होंगे आप तो वहाँ पर पाइप्स वगैरह लग रहे हैं अभी, है ना। वो क्या है, इसी गोल नंबर 6 के रिलेटेड वो काम चल रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड बहुत सारे काम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रही है। तो ये पार्ट है गोल नंबर 6 का, क्लीन वाटर एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, यूनिवर्सल एक्सेस सबको प्रोवाइड करने के लिए। तो ये तो इसका सही उत्तर नहीं होगा क्योंकि पूछ रहा है नॉट, है ना, नॉट एसोसिएटेड, जो इससे रिलेटेड नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है, जो इससे जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास रिडक्शन ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट वाटर, यानी अनुपचारित अपशिष्ट जल में कमी। तो देखिए ये वाटर और सैनिटेशन से ही रिलेटेड है, जहाँ पर हम जो भी अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है इसकी में कमी करेंगे। जैसे इंडस्ट्रीज से जो भी एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं, जो भी इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकल रहा है उसको हम ट्रीट करके ही पानी में छोड़ें, अनट्रीटेड नहीं। तो ये भी जो है इसी लक्ष्य से रिलेटेड है, तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है प्रोटेक्शन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की जो सुरक्षा। तो देखिए गोल नंबर 6 फोकस करता है वाटर और सैनिटेशन पे, प्रोटेक्ट करना टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। ये पार्ट नंबर किसका है, गोल नंबर 15 का, याद रखिएगा 15वां गोल जो है ना इसका ये पार्ट है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, है ना। और ये लाइफ ऑन लैंड से रिलेटेड है। तो लाइफ ऑन लैंड के बारे में बात होता है ना गोल नंबर 15 में, याद रखिएगा लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन वाटर कर करके आता है जो, तो उसमें गोल नंबर 15 लाइफ ऑन लैंड से रिलेटेड है, जहाँ पर गोल 6 जो है इसमें वाटर क्वालिटी, पॉल्यूशन को रिड्यूस करना और सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है। तो सी ही इसका सही उत्तर होगा, प्रोटेक्शन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, क्योंकि ये गलत ही पूछा है ना, नॉट एसोसिएटेड पूछा। ये गोल नंबर किससे रिलेटेड है, 15 से, है ना, गोल 15 से रिलेटेड है, लाइफ ऑन लैंड से रिलेटेड है, ना कि गोल 6 से। और इंप्रूवमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी बाय रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, बिल्कुल ये आपके गोल नंबर 6 से ही रिलेटेड है, और पॉल्यूटेंट्स को मिनिमाइज करना गोल नंबर 6 में मेंशन किया गया है। तो ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, है ना, ये 15वें लक्ष्य से रिलेटेड है। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ रहा है हायर एजुकेशन सिस्टम से, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द टर्म ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज ऑफन यूज टू मेजर द लेवल ऑफ एजुकेशन। देखिए हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो या सकल नामांकन अनुपात जो होता है ना, इस शब्द का उपयोग अक्सर शिक्षा के स्तर को मापने के लिए करते हैं। तो व्हाट डज अ GER ऑफ ओवर 100% टिपिकली इंडिकेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हायर एजुकेशन। बताइए उच्च शिक्षा के संदर्भ में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है आमतौर पर 100% से अधिक अगर बताया जा रहा है तो ये किस चीज़ का संकेत करता है। ऑप्शंस आपके सामने, पहला है द सिस्टम इज एडमिटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड द एज रेंज, यानी प्रणाली आयु सीमा के बाहर के छात्रों को प्रवेश दे रही है। दूसरा है ऑल एलिजिबल स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड, यानी सभी पात्र छात्र नामांकित हैं। तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट्स आर बीइंग रिटेन्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, यानी छात्रों को लंबे समय तक बनाए रखा जा रहा है। या फिर चौथा ऑप्शन है द सिस्टम इज हाईली एक्सक्लूसिव, यानी प्रणाली अत्यधिक विशिष्ट है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए क्वेश्चन नंबर 8 मेंशन करके और लिख दीजिए जो भी आपको लग रहा है इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में बात कर रहा है और ये बताया जा रहा है कि भाई इसको हम लेवल ऑफ एजुकेशन मेजर करने के लिए, शिक्षा के स्तर को मापने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें कि द सिस्टम इज एडमिटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड द एज रेंज, तो GER अगर 100% से ऊपर आ रहा है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है अगर 100% से ऊपर आ रहा है, तो इसमें हमें यही लगेगा कि भाई जो सिस्टम है ना वो ऐसे स्टूडेंट्स को भी ले रहा है जो कि उस एज रेंज के हैं ही नहीं। जैसे कुछ ओल्डर स्टूडेंट्स होते हैं ना, कुछ ज़्यादा एज के स्टूडेंट्स होते हैं, वो एजुकेशन में वापस आ रहे हैं, रिटर्न हो रहा है ना, रिटर्निंग टू एजुकेशन। हमारा ये भी लक्ष्य होता है कि जिन लोगों ने ड्रॉप कर दिया है, किसी कारणवश स्कूल से बाहर निकल गए हैं, उनके घर में कोई आर्थिक समस्या आ गई थी, तो उनको हम यहाँ पर एनरोल कराएं। तो अगर GER 100% से ऊपर होता है तो हमें यही पता चलेगा कि जो एज रेंज है उससे ज़्यादा के लोग आ रहे हैं, एजुकेशन में ओल्डर स्टूडेंट्स रिटर्न कर रहे हैं, और इसीलिए ये एनरोलमेंट फिगर जो है ये 100% से ऊपर हो रहा है। एनरोलमेंट का मतलब क्या हो गया कि कितने लोग एडमिशन ले रहे हैं, है ना, तो इससे रिलेटेड है। अब सभी एलिजिबल स्टूडेंट्स को एनरोल्ड अगर आप करोगे ना,
तो ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सल एनरोलमेंट एज नॉर्म्स के हिसाब से ही होगा। जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो एनरोल्ड हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100% ही हो जाएगा या सुपर हो जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। स्टूडेंट्स आर बीइंग रिटेन्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस। अगर स्टूडेंट्स को लंबे अवधि तक आप रोके रख रहे हो तो रिटेंशन जो है ना, ये JER परसेंटेज को डायरेक्टली ये अफेक्ट ही नहीं करता है, तो ये भी नहीं होगा। ये एनरोलमेंट के बारे में है। और फिर अगर हम देखें द सिस्टम इज हाईली एक्सक्लूसिव, प्रणाली अत्यधिक विशिष्ट है, तो IGR जो होता है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? इंक्लूसिविटी, मतलब समावेशन, एक्सक्लूसिविटी नहीं। अगर सिस्टम हाईली एक्सक्लूसिव हो जाएगा, बस कुछ ही बच्चों को एडमिट करना चाहेगा, कुछ ही बच्चों का एडमिशन करना चाहेगा, तो वो क्या होगा? वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को नहीं दर्शाता। ये तो बिल्कुल उलट ऑप्शन है ना। एनरोलमेंट रेशियो अगर बढ़ रहा है तो इंक्लूसिविटी आना चाहिए, समावेशिता आना चाहिए। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द सिस्टम इज एडमिटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड द एज रेंज। प्रणाली आयु सीमा के बाहर के छात्रों को प्रवेश दे रही है ना। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9। रिफ्लेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स एजुकेटर्स टू क्रिटिकली एसेस देयर ओन टीचिंग मेथड्स विच व्हाट इज वन प्राइमरी मेथड टीचर्स यूज टू एंगेज इन दिस सेल्फ असेसमेंट। बताइए, परावर्तक शिक्षण में शिक्षकों को अपनी शिक्षण विधियों की गंभीरता से जांच करने की आवश्यकता होती है ना। इस आत्मूल्यांकन में संलग्न होने के लिए शिक्षक मुख्य रूप से किस विधि का उपयोग करते हैं? रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में बात हो रहा है कि वहाँ पर जो एजुकेटर्स या शिक्षक होते हैं ना, वो अपने खुद के ही जो पढ़ाने का तरीका है, टीचिंग मेथड्स हैं, उसको क्रिटिकली असेस करते हैं, देखते हैं कि क्या कमी रह जा रही है, क्या सुधार किया जा सकता है। तो एक प्राइमरी मेथड जो टीचर यूज़ करते हैं सेल्फ असेसमेंट करने के लिए, इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपके पास पीयर ऑब्जर्वेशन, सहकर्मी अवलोकन। दूसरा ऑप्शन है रीडिंग एकेडमिक जर्नल्स यानी शैक्षणिक पत्रिकाओं का अध्ययन। तीसरा ऑप्शन है अटेंडिंग सेमिनार्स यानी सेमिनार में भाग लेना। और चौथा ऑप्शन है एंगेजिंग इन सेल्फ डायरेक्टेड स्टडी यानी स्वनिर्देशित अध्ययन में संलग्न होना। बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? प्रश्न नंबर 9 या क्वेश्चन नंबर 9 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना सही उत्तर वहां लिख दीजिए। एक एक ऑप्शन करके हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दे दिया हो। देखिए, अगर हम बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट के बारे में, क्रिटिकली असेस करने के बारे में अपने टीचिंग मेथड्स को, अब अगर आप एकेडमिक जर्नल्स पढ़ रहे हो तो आप अपने लर्निंग को सपोर्ट कर सकते हो, अपने आप को अपडेटेड रख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट पर्सनल फीडबैक अपने टीचिंग के बारे में आपको नहीं मिलेगा इससे, है ना। तो ये तो होगा ही नहीं। सेमिनार अटेंड कर रहे हो तो इससे ये सभी इन सर्विस एजुकेशन के बारे में है। देखिए, ये वाला इन सर्विस जो टीचर एजुकेशन है, ये हमारे बैचेज में अभी यही चला रहा था, मैं यही पढ़ा रहा था। इन सर्विस टीचर एजुकेशन उसी से रिलेटेड है ये, कि अगर आप एकेडमिक जर्नल पढ़ रहे हो तो अपने आप को अपडेटेड कर रहे हो, अपने आप को और बेहतर बना रहे हो, लेकिन पर्सनल फीडबैक आपको कैसे मिलेगा? तो ये नहीं होगा, है ना। सेमिनार में भाग ले रहे हो तो ये आपके टीचिंग को इंप्रूव कर सकता है, लेकिन सेल्फ असेसमेंट आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे सेमिनार अटेंड करके, ये भी नहीं होगा। और सेल्फ डायरेक्टेड स्टडी अगर कर रहे हो तो इसके स्किल्स आपके बेहतर होंगे, लेकिन रिफ्लेक्टिव इन द सेंस कि आपको जो है ना कोई फीडबैक नहीं मिलेगा, है ना। तो रिफ्लेक्शन में आपको फीडबैक जरूरी है। रिफ्लेक्शन में आपको कहाँ कमी रह जा रही है वो कोई बताने वाला चाहिए ना। तो पीयर ऑब्जर्वेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीयर ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होगा? सहकर्मी अवलोकन। जो आपके सहपाठी हैं, जो आपके कॉलीग्स हैं, वो आपको जो है बताएंगे कि फीडबैक देंगे कि क्या आप जो है पढ़ा रहे हो वहाँ कहाँ कमी रह जा रही है, और आपको सेल्फ अवेयर करवाएंगे। आपके बारे में, खुद के बारे में जो है आप अवेयर हो जाओगे, और इसके साथ साथ इंप्रूवमेंट तभी आपको देखने को मिलेगा जब आप इस फीडबैक पे काम करोगे। तो पीयर ऑब्जर्वेशन के थ्रू फीडबैक मिलता है, प्रतिक्रिया मिलती है, और उस प्रतिक्रिया के ऊपर काम करके आप खुद को, अपने टीचिंग को, अपने शिक्षण को और प्रभावी बना सकते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। और देखिए, वीडियो के अंत में हम पहुंच चुके हैं। अगर यहाँ तक वीडियो को आपने देख लिया है तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप जो है बहुत सीरियस लर्नर हैं। लंबे लंबे वीडियोस और खासतौर से पढ़ाई की वीडियोस देखना आसान काम नहीं होता, और आप जो है अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हैं। यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। और दूसरी चीज़ है कि लाइक नहीं किया है वीडियो को तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। बहुत ही मेहनत लगता है डेली इन सेशंस को लाने में, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और बढ़ने से पहले पेपर 1 अगर आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेना तो ओनली 899 में आप जो है आपके एग्जामिनेशन तक ये चलेगा बैच, यानी जब तक एग्जाम ना हो जाएगा, चाहे वो जनवरी में हो चाहे वो फरवरी में हो, आपके एग्जामिनेशन तक और आपके रिजल्ट आने तक जो है ये बैच का एक्सेस आपको रहेगा। बाउंस बैक बैच हमारा लॉन्च हुआ है 899 ओनली, और यूजीसी नेट कैटेगरी में इतने कम अमाउंट में बहुत कम लोग हैं जो कि आपको ये प्रदान कर सकते हैं जिस क्वालिटी का हम एजुकेशन आपको देते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 9015958713, या मैसेज भी कर सकते हैं और आप एडमिशन ले सकते हैं। पेपर 1 हमसे पढ़ सकते हैं, मुझसे पढ़ सकते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है रिसर्च एप्टीट्यूड से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कंपेयर टू अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। देखिए, ऐसा ही एक प्रश्न हमने पहले भी किया है। बताइए कि क्रॉस सेक्शनल अध्ययन की तुलना में एक अनुदैर्ध्य अध्ययन की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के बारे में अगर हम बात करें तो एक डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है अगर हम इसको क्रॉस सेक्शनल स्टडी से कंपेयर करें? तो पहला ऑप्शन है इट कलेक्ट्स डेटा एट वन पॉइंट इन टाइम, यानी एक समय बिंदु पर डेटा एकत्र करता है। दूसरा ऑप्शन है इट स्टडीज डिफरेंट ग्रुप साइमल्टेनियसली, यानी एक ही समय में विभिन्न समूहों का अध्ययन करता है। तीसरा ऑप्शन है कलेक्ट डेटा रिपीटेडली फ्रॉम द सेम सब्जेक्ट ओवर अ पीरियड, यानी एक अवधि में एक ही विषय से बार बार डेटा एकत्र करता है। और
चौथा ऑप्शन है फोकसेज एक्सक्लूसिवली ऑन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी विशेष रूप से प्रयोगात्मक अनुसंधान पर केंद्रित है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। एक एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 10 या क्वेश्चन नंबर 10 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और मेंशन कर देंगे कि आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। पहला ऑप्शन कह रहा है कलेक्ट डेटा एट वन पॉइंट इन टाइम। देखिए एक ही समय पर अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी नहीं होगा। देखिए नाम से ही आप समझिए, लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबे अवधि तक ये चलता है। तो अगर वन पॉइंट इन टाइम आप कर रहे हो ना तो वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में होता है और लॉन्गिट्यूडनल में नहीं होता है। तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। एक समय बिंदु पर डेटा एकत्र नहीं होता है बल्कि ये लंबे समय अवधि के लिए होता रहता है। और स्टडी डिफरेंट ग्रुप साइमल्टेनियसली, अलग अलग ग्रुप्स को अगर आप एक ही साथ साइमल्टेनियसली स्टडी कर रहे हो ना तो ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी से अलाइन करता है, लेकिन अब लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता है। ये भी नहीं होगा इसका सही उत्तर। तीसरा ऑप्शन है कलेक्ट डेटा रिपीटेडली फ्रॉम द सेम सब्जेक्ट ओवर पीरियड, मतलब एक समय अवधि के लिए, एक लंबे समय अवधि के लिए एक ही सब्जेक्ट से बार बार डेटा जो है एकत्र करना। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी यही तो होता है, आप डेटा जो है वो सेम सब्जेक्ट से लगातार अलग अलग समय के साथ, जैसे टाइम के साथ, ये टाइम जो है ना ज़्यादा हो सकता है, टाइम ये महीनों हो सकता है, मंथ्स हो सकता है, ईयर्स हो सकता है, और आप एक ही सब्जेक्ट से बार बार डेटा ले रहे हो और उसमें क्या चेंजेज आ रहा है उसको देख रहे हो। ये अप्रोच जो है ना ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी से सीधा उलट होता है। और क्रॉस सेक्शनल स्टडी लिमिटेड होता है वन टाइम डेटा कलेक्शन के लिए अलग अलग ग्रुप से, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में एक ही लोग से लंबे समय अवधि के लिए उनसे डेटा एकत्र किया जाता है। तो मान लीजिए आप हैं और आपसे मैं बहुत लंबे समय तक आपके साथ रिसर्च कर रहा हूँ, आप मेरे सब्जेक्ट हैं और आप ही के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ और धीरे धीरे देख रहा हूँ कि समय के साथ क्या क्या बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं और 10 साल की अवधि तक ये रिसर्च मैंने जारी रखा, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं। ठीक है। और एक्सक्लूसिवली ऑन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में बात करें ना तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो है ना ये ऑब्जर्वेशनल भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है। तो ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका सी ऑप्शन है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो और ये सारे ही यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। और जो भी आपका सुझाव रहता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज का हमारा ये लेक्चर कैसा लगा काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो हमारे डाउट ग्रुप में आप डाउट पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ नया सीखने समझने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।